हमारे देश के अंदर एक इतना बड़ा हिस्सा जहां भारत सरकार की रिट नहीं चलती, वही कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? इस चीज को वो एकदम चुनौती के तौर पर लेना शुरू किया है। लेकिन जो बड़ी समस्या आ रही थी, सबसे बड़ी समस्या जिसे कहें, वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का होना। अच्छा, क्योंकि बड़ी कमी एक ये नजर आ रही थी कि जो एफर्ट होना चाहिए था वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही आप इस काम रमन सिंह सरकार के जाने के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद भूपेश बघेल की जो सरकार थी, वो एक समस्या थी। तो आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो मैंडेट दिया ना, और उसके बाद दिसंबर 2023 की एक बैठक में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, तब यह तय कर लिया गया कि अब नक्सलवाद को खत्म करना है, क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र वो छत्तीसगढ़ में हो गया था। बाकी उसको मतलब सिकुड़ते वो छत्तीसगढ़ तक ले आए थे। नहीं, बाकी जगह तो ऑपरेशन करके सिकुड़ा भी रहे थे, और बाकी समझ में भी आ रहा था कि यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, आज नहीं तो कल। जैसे झारखंड वाला जो एक बूढ़ा पहाड़ी था, वहाँ पे समझ में आ रहा था कि आज नहीं तो कल वहाँ सफलता मिल जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का चैलेंज था, उस चैलेंज के बारे में हम बात करेंगे, और उस चैलेंज के हिसाब से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। तो दिसंबर 2023 की बैठक जब बीजेपी को मैंडेट मिला, उस बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने तब ये कहा था कि अब पहली बड़ी जिम्मेदारी होगी कि नक्सलवाद को खत्म करना है। और 2024 में डीजीपीज की एक मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात को कह भी दिया कि मुझे नक्सलवाद खत्म चाहिए, उसके लिए एक डेडलाइन के साथ खत्म करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ एफर्ट होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल फोर्सेस, जो पैरा कमांडो हैं, स्टेट की पुलिस है, डीआरजी एक बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिसमें पुराने जो नक्सली थे उनको भी मुख्य धारा में लाके उसमें उनका काम कराया जाता था। इस लिहाज से कि एक तो वो भौगोलिक इलाके के बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, दूसरा उनका इंटेलिजेंस इनपुट भी काम कर रहा था। डीआरजी पहले से था, ऐसा नहीं था कि इस समय बना था, लेकिन वो उस रूप में उसको इफेक्टिव नहीं किया जा रहा था। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इन जो 3-4 एजेंसीज लगती थी, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता था, वो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो 2024 में गृहमंत्री अमित शाह ने ये तय किया और 31 मार्च 2026 का एक डेडलाइन दे दिया। ये कैसे आई? मतलब ये सोचिए सौरभ कि ये अपने आप में कितना खतरनाक काम था एक पॉलिटिकल पर्सन के लिए, कि अगर ये अचीव नहीं हुआ तो कितना बैकफायर करेगा। अब मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बता रहा हूँ कि बड़े लेवल पर जब गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात को कहना शुरू किया, तो उनके शुभचिंतकों ने इस बात को कहा कि ऐसा बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि नक्सलवाद इतनी जटिल समस्या है और तकरीबन 5 दशक से ये समस्या चली आ रही है, ये फैलते ही जा रहा है, तो इतना बड़ा चैलेंज क्यों? उनका जवाब ये था कि या तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा या मैं खत्म हो जाऊंगा, दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। रियली? और इस बात को उन्होंने बार बार कहा कि ये खतरा होगा ही कि दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी, कि देश का गृहमंत्री अमित शाह भी है और देश में नक्सलवाद भी चल रहा है, ये संभव ही नहीं है, दोनों में से एक को जाना होगा, अब जो चला जाए। अब सवाल ये भी था कि फिर ये इतना बड़ा खतरा उठा के वो इस बात को क्यों बोल रहे थे, इसके पीछे का लॉजिक समझिए और सोचिए स्ट्रेटजी किस रूप में वो सोचते हैं गृहमंत्री के तौर पे कि काबिलियत क्या होती है टॉप लेवल पर। उनका ये कहना था कि जैसे ये मैसेज जाएगा, पहली बात तो ये कि जो हमारे फोर्सेस हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि सरकार कितनी गंभीर है। अगर पब्लिकली बोल दिया तो आपको अब डिलीवर करना होगा, आपको अपना संपूर्ण लगाना होगा। दूसरी, इससे जो ज़्यादा बड़ी चीज़ और जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी जो कि गृहमंत्री अमित शाह के दिमाग में थी, वो ये कि नक्सलियों का मनोबल तोड़ना बहुत ज़रूरी था। इस मैसेज के बाद, और गृहमंत्री अमित शाह जिस प्रकार की क्रेडिबिलिटी रखते हैं, उन नक्सलियों को एकदम से ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब अब कोई नरमी नहीं होने जा रही है, ये तो इस काम को कराएंगे ही कराएंगे। तो जैसे उनका मोरल डाउन होगा, फिर आत्मसमर्पण की रफ्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि नक्सली ये मानने लगेंगे कि अगर हमने नहीं किया तो 2026 से पहले तो ये लोग हमें मार ही देंगे। और जिसका नतीजा आपने देखा कि लगभग 5000 के आसपास नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से उन्होंने डेंजर में डाला कि अगर ये काम नहीं होता। भाई, उन्होंने, देश के गृह मंत्री ने जब अपना वर्ड दे दिया एक बार कि मैं इस डेट को खत्म कर दूंगा, और बार बार इस बात को बोलना, रिपीट करके बोलना, बार बोलना ये होगा। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें, अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल सब कुछ दिया। अब दूसरा सोचिए कि किस रूप में उन्होंने झोंका, कि जब पहलगाम अटैक हुआ था सौरभ, आतंकी हमला, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान से आतंकी आए, एक हमला कर दिया, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से वो नहीं लड़ सकते थे, तो मासूम टूरिस्ट को निशाना बनाकर एक हमला किया। वहाँ पर जिस प्रकार का दबाव जब बनाया गया गृहमंत्री अमित शाह पे और तमाम तरह के निशाने साधे गए, सरकार के ऊपर दबाव था। उस समय सौरभ ऑलरेडी
नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा था एकदम वॉर लेवल पर उसी टाइम? उसी टाइम, अच्छा। पिछले 10-12 दिनों से। अब सोचिए, अब बड़ी फोर्सेस, बहुत बड़ा मूवमेंट था। अब ये कितना बड़ा ख़तरा था कि एक तरफ पहलगाम हुआ है, विपक्षी दल उसका फ़ायदा उठा के आप पे निशाना साध रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें कैजुअलिटी की पूरी आशंका रहती है। भाई इतने सारे माइंस लगे रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें, मान लीजिए उसी बीच में कोई और एक धमाका हो और पता चला कि इधर नक्सलियों के धमाके के चलते 50-100 सुरक्षा के जवान शहीद हो जाएं।